नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है आनुवंशिकी, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिक लक्षण है, आनुवंशिकी है, मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल की असफलता के कारण, ये हमने देख लिए थे। आज शुरू करते हैं हम मेंडल की सफलता के कारण, यानी जो मेंडल के नियम थे वो किस कारण से सफल हुए वो देखते हैं। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, यानी जो मेंडल थे उसके नियम सफल किस प्रकार से हुए। इनमें पहला है मेंडल की सफलता के कारण में पहला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया, मटर के पादप का चयन किया। यह उसकी सफलता का, यह उसकी सफलता का महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारक है। यानी मेंडल की सफलता के जो कारण हैं उनमें पहला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया, ये उसकी सफलता का महत्वपूर्ण कारक है। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया और ये उसी में क्या हो गए, सफल हो गए। यानी अगर मटर के पादप की जगह दूसरा पादप लिया होता तो हो सकता है ये सफल नहीं होते। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मटर के पादप का चयन किया और ये उसी में क्या हो गए, सफल हो गए। दूसरा, इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी जो मेंडल थे उन्होंने एक बार में जो एक लक्षण था उसी की वंशागति का अध्ययन किया, जैसे पादप की ऊंचाई, फली का आकार, बीज का आकार। तो ऐसे एक बार में एक ही लक्षण लिया और उसी पर क्या किया, अध्ययन किया। इस कारण मेंडल क्या हुआ, सफल हुआ। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में गणितीय गणनाएं की थी, जिससे परिणाम शुद्ध व स्पष्ट प्राप्त हुए। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग में गणितीय गणनाएं की, जिससे क्या हुए, परिणाम शुद्ध व स्पष्ट प्राप्त हुए। तो ये थे मेंडल की सफलता के कारण। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया, यह क्या था, उसकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में गणितीय गणनाएं की, जिससे परिणाम शुद्ध व स्पष्ट प्राप्त हुए। ये थे मेंडल की सफलता के कारण। हमने मेंडल की असफलता और सफलता के कारण देख लिए। अब हम देखते हैं मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, ये देखते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन, मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन, यानी क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। सबसे पहले जो मटर का पादप है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका
वैज्ञानिक नाम होता है पाइशम सटाइवम। पाइशम सटाइवम। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। पाइशम सटाइवम। पाइशम सटाइवम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। इसका देखो पहला कारण था मटर के पादप का जीवन काल छोटा होता है। जो मटर का पादप है इसका जो जीवन काल है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। यानी कि जो मटर का पादप है उसका जीवन काल छोटा होता है, जिससे जो परिणाम है वो शीघ्र प्राप्त होते हैं। दूसरा, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि जो नर जन्नांग और जो मादा जन्नांग है वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण होता है तथा परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। देखिए जो मटर के पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण तो होता ही है, परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। देखो स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। जैसे कोई एक पुष्प है, आप देखो पुष्प में सबसे बाहर की तरफ होते हैं बाह्य दल, फिर होता है दल, ये होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर क्या होते हैं, पुष्प के नर जन्नांग होते हैं। ये मध्य में होता है स्त्रीकेसर, ये होता है पुष्प का मादा जन्नांग। तो पुष्प के जो पुंकेसर है यहाँ पर पाए जाते हैं परागकण, और जो स्त्रीकेसर इसका आगे का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। तो पुष्प के पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। पुष्प के पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अगर एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं इसे स्वपरागण कहते हैं, और जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पादप की जो दूसरा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पर अगर जाकर गिरते हैं तो यह भी क्या होता है, स्वपरागण ही होता है। अगर जैसे ये कोई एक पादप है, ये कोई दूसरा पादप है, तो इस पादप के जो परागकण है इस पादप के जो पुष्प उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो यह क्या होता है, परपरागण होता है। तो जो मटर का पादप होता है ये द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण की क्रिया तो होती है, इसमें हम परपरागण की जो क्रिया है वो भी आसानी से करवा सकते हैं। तीसरा आता है जो मटर का पादप है ये कम क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। मटर का पादप कम क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। यानी यह पादप क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण कम क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। और चौथा है यानी मटर के पादप में विप्रियासी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी जो मटर का पादप है उसमें जो लक्षण होते हैं उन्हें देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम नग्न आंखों की सहायता से ही आसानी से देख सकते हैं।
तो मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन करने का यही कारण था कि मटर के पादप का जीवन काल छोटा होता है, जिससे परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण होता है तथा परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। तीसरा, मटर का पादप कम क्षेत्र में लगाया जा सकता है। चौथा, मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन करने के ये निम्न कारण थे। अब हम देखते हैं जो मेंडल का जो नियम है, इसकी पुनर्खोज कब हुई और किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा इनकी खोज की गई, ये देखते हैं। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, या हम कह सकते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज, यानी देखिए जो मेंडल के नियम थे लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। कब, कितने वर्ष? 35 वर्ष उपेक्षित रहे। उपेक्षित रहे, यानी 35 वर्षों तक मेंडल के नियमों की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुगो डी ब्रिज। उसके बाद में एक और थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस, तथा तीसरे वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे एरिन वोक शेरमैक। देखिए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कौन कौन से वैज्ञानिक थे उन्होंने की। ये 3 वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेन तथा ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे एरिन वोक शेरमैक। इन तीनों ने अलग अलग खोज करते हुए, यानी पृथक खोज करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की क्या की थी? पुनर्खोज की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिन वोक शेरमैक। इन तीनों ने अलग अलग पृथक खोज करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।